हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित इस वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ में इन टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस वीक कौन कौन से इश्यूज हमें डिस्कस करने हैं। पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहां पर IISER पुणे के द्वारा एक नया मटेरियल बनाया गया है जिससे हम वाटर पॉल्यूशन को रिमूव कर सकते हैं। अब जानते हैं वाटर पॉल्यूशन की समस्या न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के सभी देशों को प्रभावित कर रही है। ऐसे में ये न्यू मटेरियल किस प्रकार वाटर से पॉल्यूशन को निकालेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी को हमने यहां यूज किया है, इन सभी चीजों पर हमें चर्चा करनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है वासेनार अरेंजमेंट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। ओके, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब वासेनार अरेंजमेंट का बैकग्राउंड क्या रहा है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, भारत को 1 जनवरी 2023 से इसकी चेयरमैनशिप मिली है, तो इससे भारत को क्या लाभ होंगे, इन सभी इश्यूज को हमें यहां समझना है। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो क्रिप्टो करेंसी किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, ये कैसे काम करती है, इससे संबंधित क्या क्या रिस्क हैं, रिस्क को कम करने के लिए कौन कौन से कैंपेन चलाए जा रहे हैं, कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, उन सभी चीजों को हमें यहां डिस्कस करना है। और ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। लास्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है जेल बोट्स। अब ये रोबोटिक्स में एक प्रकार से न्यू इनोवेशन है, तो जेल बोट्स क्या होते हैं, इसको हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, इन सभी चीजों पे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हमें डिस्कशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ। देखिए, आप सभी जानते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अब 5 महीने भी नहीं रह गए हैं, आपके पास लगभग 4.5 मंथ्स बाकी हैं। तो ऐसे में आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अब प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दें। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में अपना टाइम खराब कर देते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और ये आपके लिए डिजास्टर बन जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस प्रीलिम्स में एसेंशियल होती है। आपसे ओरल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जो कि आप बार बार रोज रोज रिवाइज करते रहते हैं अगेन एंड अगेन। आपसे वहां एमसीक्यूज सोल्व करवाए जाएंगे, इसलिए आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जरूर करनी है। इसीलिए आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको देखिए बहुत ही कम प्राइस में टेस्ट सीरीज दी जा रही है। ऑनलाइन मोड में आपको 2,000 रुपए में ये मिल जाएगी, ऑफलाइन में 4,000 रुपए में मिल जाएगी, जिसमें आपके 34 टेस्ट इंक्लूड रहेंगे, 7 सीसेट के टेस्ट होंगे। साथ में हम आपको अप्रोच सेशन प्रोवाइड कराएंगे कि किस टॉपिक को कैसे आपको पढ़ना है। फिर हम आपको मेंटरशिप सेशन प्रोवाइड कराएंगे, आपको कोई परेशानी होगी प्रीलिम्स से रिलेटेड, आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। इन टेस्ट के माध्यम से ना हम आपको मल्टीपल रिवीजन करा देंगे। जैसे आप अभी तक अपने तरीके से रिवीजन करते होंगे, लेकिन यहां आप शेड्यूल के माध्यम से रिवीजन करेंगे, और जब आप शेड्यूल पर स्टिक रहते हैं तो आपका सिलेबस टाइम टू टाइम कंप्लीट भी होता है। ओके, तो स्कॉलर आपको नहीं बनना है, इसलिए रिवीजन 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 को छोड़कर प्रैक्टिस 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 पर आ जाइए। ओके, और यहां देखिए करंट अफेयर्स का इशू भी आपका काफी हद तक सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसमें हम आपके पिछले 1.5 सालों के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को भी इंक्लूड रखेंगे। तो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाती है करंट अफेयर्स संबंधित जो डेटा है उसकी भी। अब ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 15 जनवरी 2023 से। तो आपको यहाँ इस बैच में एनरोल अगर करना है, और कोई और क्वेरी भी आपको अगर हमसे हो तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं इस आईडी पर। ओके, चलिए वापस आते हैं अपने पहले टॉपिक पर और समझते हैं कि आखिर IISER ने ऐसा कौन सा नया मटेरियल बनाया है जो कि वाटर से पॉल्यूशन को रिमूव कर सकता है। आप सभी ने एक कहावत जरूर सुनी होगी, जल ही जीवन है, और अगर इस जल में कुछ पॉल्यूटेंट्स मिला दिए जाएं तो यही जीवन का संकट भी बन जाता है। ओके, अब पॉल्यूटेंट्स कई प्रकार से हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे आपने एक प्रॉब्लम सुनी होगी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी प्रॉब्लम्स। तो ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है जहां पर व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो इस तरीके के पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैटल्स भी वाटर को कंज्यूम करते हैं नदियों से, तो ऐसे में अगर नदी ही पॉल्यूटेड हो जाए तो उनको भी नुकसान होता है, और उनके थ्रू कहीं ना कहीं ये सारे पॉल्यूटेंट हमारे बॉडी में भी आ जाते हैं, चाहे वो मिल्क के थ्रू आए, चाहे वो मीट के थ्रू आए। ठीक है, तो ये इंपैक्ट होता है वाटर पॉल्यूटेंट्स का।
अब आप जानते हैं कि वाटर पॉल्यूशन की समस्या केवल इंडिया की नहीं रह गई है और ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने एक न्यू मटेरियल डिज़ाइन किया है जो कि स्पंज के प्रकार का है। स्पंज मतलब एक आपने येलो कलर की गद्दी टाइप की देखी होगी जिसको आप पिचका सकते हैं, उसमें पानी वो सोख लेता है, तो उसी तरीके से ये स्पंज होता है। इसी तरीके का इन्होंने मटेरियल बनाया है। ओके, चलिए उसके बाद अगर हम वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो ये एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है पूरे वर्ल्ड में, मतलब मृत्यु इससे बहुत ज़्यादा होती है लोगों की। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं मैं आपको कि आखिर हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। देखिए 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको नेशनल वाटर पॉलिसी के बारे में बताना था। इसके अलावा रिवर गंगा का एग्जाम्पल लेते हुए आपको स्ट्रेटजीज पर बात करनी थी कि कौन कौन से हम ऐसे मेजर ले सकते हैं जिससे वाटर पॉल्यूशन कम हो सकता है। तो इस प्रकार की जो इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे हमने अभी पुणे वाली मटेरियल को डिस्कस किया, तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप यहां पर लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इस मटेरियल के बारे में, तो सबसे पहले आप जानिए कि वाटर में पॉल्यूशन कितने प्रकार से हो सकते हैं। देखिए कुछ तो होते हैं यहां पर ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, जैसे ऑर्गेनिक डाई हो सकती है या फिर एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं। मेडिकल से आने वाला जो वेस्ट है वो भी नदियों को पॉल्यूटेट करता है। ओके, तो एंटीबायोटिक्स टाइप हो सकते हैं। यहाँ पर पेस्टिसाइड्स भी हो सकते हैं। कृषि फील्ड से आने वाला जो जल है वो भी कहीं ना कहीं नदी में जाकर गिर जाता है, तो ऐसे में प्रॉब्लम बढ़ जाती है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की। उसके अलावा हमारे पास इनऑर्गेनिक टॉक्सिक भी होते हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आयोडाइड्स का। ऑक्सो पॉल्यूटेंट्स जैसे कि पेरिनेट, ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है, इतना ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाना है कि पेरिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो बस इसको नाम याद रख लीजिएगा कि ये वाटर पॉल्यूटेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक टाइप के। अब ये जो फ्रेमवर्क IISER पुणे ने बनाया है, ये इस वाटर को सही तरीके से, अच्छे तरीके से और क्विक वे में क्लीन करने का काम करेगा और यहाँ से जितने भी कंटेमिनेंट्स हैं, जितने भी प्रदूषक हैं इस वाटर में, उसको सक कर लेगा, क्योंकि स्पंज टाइप का ये एक मटेरियल है। अब ये काम कैसे करता है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी तक जो वाटर को प्योरीफाई करने की टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से काम करती है, तभी आप डिफरेंस समझ पाएंगे। तो अभी तक जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ना वाटर को साफ करने के लिए, वो है आयन एक्सचेंज स्ट्रेटेजी। अब आयन एक्सचेंज स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम करती है, जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, यहां पर आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो यहां हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में हार्ड वाटर को डाला जाता है जिसमें जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व मौजूद हों। तो दो आयंस हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो हार्ड वाटर में फिर हम क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज रेजिन मिलाते हैं, ठीक है। मतलब एक सब्सटेंस यहां पर मिलाया जाएगा, ये ब्लू कलर में आप देख पा रहे होंगे, और इस सब्सटेंस के ऊपर जो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन हैं ये बाइंड हो जाते हैं, ये इससे बंध जाते हैं। और बंधने के बाद बाकी के जो यहां पर आयंस बचेंगे, जैसे कि बहुत सारे तत्व हो सकते हैं इसमें, वाटर के साथ सोडियम हो सकता है, तो ये सोडियम इसमें पास कर जाता है, ये इससे नहीं चिपकता है। तो आयन एक्सचेंज रेजिन के माध्यम से हम पॉल्यूटेंट्स को बाइंड करके उनको वाटर से अलग कर लेते हैं और फिर इसको साफ पानी के रूप में हम निकाल कर पी लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली ये डी आयोनाइजेशन का एक प्रोसेस है जिसमें इम्प्योर आयन को हम एक्सचेंज कर लेते हैं, किससे, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन से, जिसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, आई होप कि ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी। अब इस स्ट्रेटेजी में ना कुछ प्रॉब्लम रह जाती है जिसको सॉल्व करने के लिए ही IISER ने न्यू मटेरियल बनाया है। इसमें बहुत सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो बचे रह जाते हैं, जैसे रेजिन अगर मान लीजिए सही तरीके से काम ना कर पाए या उसकी मात्रा सही ना हो, पॉल्यूटेंट्स की मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे में आप वाटर को सही तरीके से क्लीन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने न्यू मटेरियल बनाया है। इस मटेरियल का नाम आप लोग ध्यान रख लीजिए, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका नाम है वायोलोजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ठीक है, IVOFM इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब ये मटेरियल क्या करेगा, यहां पर हमने 2-3 टेक्नोलॉजी को मिक्स कर दिया है। जैसे इसमें आयन एक्सचेंज टेक्नोलॉजी तो रहेगी ही रहेगी, इसके साथ हमने नैनोमीटर साइज के माइक्रोपोर्स भी लगा दिए हैं। माइक्रोपोर्स इज लाइक एक छलनी है ये, ठीक है, जहां से पानी छनता हुआ जाएगा। उसके बाद हमने स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स भी यूज किए हैं। अब इसका मतलब क्या है, बहुत टेक्निकल हो रहा है, मैं इजी बनाता हूं इसको। स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट का मतलब होता है कि जैसे हम आयंस को जब आइडेंटिफाई करते हैं, आयंस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। लाइक अगर हम कैल्शियम आयन का एग्जांपल लें तो इसका एक स्ट्रक्चर हो सकता है लाइक दिस,
या फिर लाइक दिस, ठीक है। तो अब हमें इनको कैप्चर करना है। इनको कैप्चर करने के लिए हम जो इसमें मटेरियल यूज करेंगे उसको कुछ इस तरीके का बनाया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो आएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कैल्शियम आयन का स्ट्रक्चर, ये इससे बाइंड हो जाता है। बाइंडिंग साइट का मतलब है यहां पर आकर ये पूरे का पूरा ऐसे करके फिक्स हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर यहां पर फिक्स हो जाएगा। तो इसी चीज को हम कहते हैं स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स का होना। और जब ये लॉक हो जाएगा इससे, तो आप इसको इजीली रिमूव कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुई। तो पहले केवल आयन एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन अभी हम यहां पर माइक्रोपोर्स भी लगा रहे हैं, जिससे वाटर की क्लीननेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये आपका हो गया टॉपिक। अब इससे क्विकली आप वाटर को जो है इसके पॉल्यूशन को रिमूव कर सकते हैं। ये आपको यहाँ जानना था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको बेसिकली ये जानना था। नेक्स्ट टॉपिक जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हमें डिस्कस करना है वो है जेल बोट्स। अब बेसिकली जेल बोट्स क्या है? अब देखिए, आप लोगों ने जब भी रोबोट का नाम सुना होगा तो चिट्टी का नाम आपके सामने आया होगा और आप एक हार्ड स्ट्रक्चर को एज्यूम करते होंगे कि ये कोई मेटल से बना हुआ स्ट्रक्चर होगा या फिर प्लास्टिक से बना हुआ स्ट्रक्चर होगा। लेकिन जेल बोट्स एकदम डिफरेंट है। ये सॉफ्ट रोबोटिक का एक एग्जाम्पल है। अब सॉफ्ट रोबोटिक क्या होती हैं? इसमें हम ऑर्गेनिक और नॉन मेटेलिक मटेरियल्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने अपने कॉलेज टाइम पे, अपने स्कूल टाइम पे जेली से बनी हुई चीजें जरूर खाई होंगी, जेम्स खाए होंगे आपने। तो उसी प्रकार से एक जेली के माध्यम से इन जेल बोट्स को बनाया जाता है, ओके। तो ये जिलेटिन नाम का एक पदार्थ है जिससे हम जेल बोट्स को बनाते हैं, और ये बिना किसी एक्स्ट्रा पावर सोर्स के मूव करने में सक्षम होता है। जैसे आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें कहीं भी बैटरी आपको नहीं दिखाई देगी। इसको पावर देने की भी कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये बिना किसी पावर के मूव करता है। अब आप देखिए कितना अच्छा रोबोट है ये। इसमें आपको ना कोई पावर लगानी है, ना कोई बैटरी लगानी है, अपने आप मूवमेंट करेगा। अब ये मूवमेंट कैसे करेगा, बात ये आती है। देखिए, मूवमेंट करता है ये अपने शेप की वजह से या फिर अपने डायमेंशन की वजह से। जैसे आप यहां पर इनका शेप देख पा रहे होंगे, इसमें एक पूंछ टाइप की आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। और आगे आपको यहां इसका फेस टाइप से कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये मूवमेंट करता है लाइक जैसे आपने बहुत सारे कीट देखे होंगे, वो कुछ इस तरीके के, जैसे अर्थवॉर्म्स देखे होंगे आपने, केंचुए, किस तरीके से वो मूव करते हैं, ऐसे होंगे फिर मूव करेंगे, फिर ऐसे चलते हैं फिर मूव करते हैं। तो उसी तरीके से ये सॉफ्ट जेल भी मूव करेंगे, ओके। तो ये बात हो गई किस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, अब ये है क्या? बेसिकली ये एक 3D प्रिंटेड डिवाइस होती है, ठीक है। इसको हम 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाते हैं। ये एक फ्रूट गम की तरह होता है, मतलब ये आपको हार्ड सरफेस नहीं दिखाई देगा, बहुत सॉफ्ट सा होगा। यहां पर आप सॉफ्ट रोबोटिक्स के क्षेत्र में इस मटेरियल को यानी जिलेटिन को बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है? जैसे मैंने बताया कि ये कुछ इस तरीके से चलता है, लेकिन अपने आप कैसे चलेगा? ये अपने आप चलता है टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि जिलेटिन जैसा जो मटेरियल है वो टेम्परेचर की वजह से या तो स्वेल होता है या फिर श्रिंक होता है। मतलब उसमें फैलाव भी होता है, उसमें संकुचन भी होता है, और इसी फैलाव और संकुचन के माध्यम से हम इसको मूव कराते हैं, ओके। और ये बहुत ज़्यादा सस्ता रहेगा और इजीली आप इसका बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब इसके यूज़ भी जान लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। तो देखिए, इस तरीके का एक जेल बोट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इसमें भी पूंछ टाइप की बनाई गई है, इसके बाद इसका हेड बनाया गया है। तो ये मूवमेंट कैसे करेगा? टेम्परेचर की वजह से हम इसको पहले तो इसको फुलाएंगे, फिर ये संकुचित होगा, तो इस तरीके से ये आगे की तरफ मूवमेंट करता रहता है। अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में कि कैसे इसका मूवमेंट हो रहा होता है, तो आप जेल बोट नाम का एक टर्म यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा 10 सेकंड का, 20 सेकंड का। तो उसको देख के आप क्लियरली यहां पर समझ पाएंगे। अब ये यूज कहां पर होगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो एप्लीकेशन पर बनते हैं। तो इसको हम यूज कर सकते हैं टारगेटेड मेडिसिन डिलीवरी के लिए। अब देखिए, इसको बॉडी में आप भेज दीजिए और इसके साथ यहां पर कहीं भी मेडिसिन को बाइंड कर दीजिए, तो ये बॉडी में आप कहीं भी ले जा सकते हैं। इसको टेम्परेचर की वजह से मूवमेंट करा के जिस भी ऑर्गन तक पहुंचाना है, जिस भी टिश्यू तक पहुंचाना है, आप इसको लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको मरीन रोबोट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। आप इसको समुद्र में छोड़ दीजिए,
समुद्र में छोड़ने के बाद वहां की ये इंफॉर्मेशन ला सकता है, वहां की मॉनिटरिंग कर सकता है, वहां की पेट्रोलिंग कर सकता है। तो ओशन सरफेस में आप यूज कर सकते हैं इसको। उसके बाद इसमें बहुत कम इन्वेजिव टेक्नोलॉजी होती है, मतलब शरीर में अगर आप इसको भेजेंगे भी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है, तो आराम से आप इसको ट्रीटमेंट के पर्सपेक्टिव से भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जेल बोट्स टॉपिक फिनिश। इसके अलावा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से यहां कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्रिप्टो अवेयरनेस कैंपेन। देखिए, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है, लेकिन इसके रिस्क के बारे में आपको बहुत कम पता होगा या फिर नहीं के बराबर पता होगा। तो ऐसे में अवेयरनेस बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसके लिए इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से हमारे देश में अवेयरनेस बनाने का काम किया जाएगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ओके, आपने देखा भी होगा अभी तक, जैसे हमारे देश में शेयर मार्केट्स का आप अगर नाम लेंगे अपने घर में, तो उसको आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि ये तो गैम्बलिंग है, ये एक प्रकार का जुआ है, ऐसे चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा, आप थोड़े बहुत रिस्क से अवेयर होंगे। तो लोगों में अवेयरनेस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो रिस्क होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क स्पेशली, वो हेल्थ के लिए भी काफ़ी हार्मफुल होते हैं। लोगों की डेथ तक हो जाती है इन्हीं के चक्कर में। चलिए जानते हैं क्या है ये क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी हमने पहले बता दिया कि ये एक वर्चुअल करेंसी होती है जो कि क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी पर काम करती है। और क्रिप्टोग्राफी क्या है? ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो है वर्क करती है। उसके बाद यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं जहां पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है ये एक प्रकार का पब्लिक लेजर होता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसको हम क्रिप्टो करेंसी के लिए ही खाली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए आपको किसी भी बॉडी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है ना, किसी की परमिशन नहीं चाहिए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसका सही आंसर क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये क्वेश्चन 2013 का नहीं है, ये 2020 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है क्या? सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है और इसको रेगुलेट करने का काम, मतलब चूंकि ये एक फंड है तो फंड के लिए कोई अथॉरिटी जरूर बनी होगी। तो इस अथॉरिटी का नाम है IEPF अथॉरिटी, यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। इसको 2016 में बनाया गया था और कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। तो ये हो गई इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। अब इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई है? रेस्पॉन्सिबिलिटी एक तो इस फंड को मैनेज करना कि इस फंड को कहां कहां आप प्रयोग करेंगे। देखिए, अगर आपके पास फंड है और उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं आप, तो उस फंड को बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और साथ में जब आप कैंपेन चला रहे होते हैं तो कैंपेन के लिए बहुत सारा फंड इस्तेमाल होता है, तो किस प्रकार से पैसे को यूज किया जाना है, ये सारे ही डिसीजन इस अथॉरिटी के द्वारा लिए जाते हैं। उसके बाद इन्वेस्टर्स में अवेयरनेस को प्रमोट करना इनकी ड्यूटी होती है। साथ में रिफंड ऑफ शेयर्स के बारे में जो भी आपको हेल्प चाहिए वो इस फंड के थ्रू हो जाती है। जैसे कि कभी कभी आप कुछ शेयर्स के लिए अप्लाई करते होंगे, अगर शेयर्स का अलोकेशन आपको नहीं होता है तो ऐसे में रिफंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ इनकी हेल्प ले सकते हैं, मतलब इस अथॉरिटी की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद डिविडेंड से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तब भी ये अथॉरिटी आपकी हेल्प करेगी। कुछ मैच्योर डिपॉजिट हैं, डिबेंचर्स हैं, इनसे रिलेटेड कुछ मुद्दा है तो उसमें भी ये अथॉरिटी आपकी हेल्प करने का काम करती है। नेक्स्ट, अगर कुछ कंसर्न्स की बात करें क्रिप्टो करेंसी को लेकर, तो सबसे बड़ा कंसर्न है यहां पर क्रिप्टो करेंसी का अनरेगुलेटेड होना। ये किसी के नियंत्रण में नहीं है। जैसे आप हमारी मुद्रा को देखते होंगे, रुपए को, तो वो आरबीआई के द्वारा नियंत्रित होती है, सिक्के भी आरबीआई नियंत्रित करती है। ठीक है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी किसी के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, इसका फ्रीली प्रसार हो रहा है। तो ऐसे में हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है या फिर फिस्कल स्टेबिलिटी है उस पर क्रिप्टो करेंसी का काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से आरबीआई देश में लिक्विडिटी को बढ़ाने का प्रयास कर रही हो, आरबीआई लिक्विडिटी बढ़ाने का प्रयास करती है तो आरबीआई के द्वारा ज्यादा से ज्यादा मनी को इकोनॉमी में भेजा जाता है, बैंकिंग सिस्टम में भेजा जाता है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लोग उसी लिक्विडिटी को इन्वेस्ट कर दे रहे हैं क्रिप्टो में।
तो ये जो लिक्विडिटी बैंक में आई है ये क्रिप्टो जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट हो गई, तो ऐसे में आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स फेल हो गए, क्योंकि लिक्विडिटी यहां पर बढ़ी नहीं, ये तो दूसरी जगह इन्वेस्ट हो गई है। उसी तरीके से फिस्कल स्टेबिलिटी को भी ये अफेक्ट करता है। राजकोषीय नीतियों को कैसे अफेक्ट करेगा? मान लीजिए गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहती है और लोग यहां इसी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिस्कल स्टेबिलिटी भी इससे अफेक्ट होगी। उसके अलावा इन्वॉल्वमेंट इन अनलॉफुल प्रैक्टिस, देखिए गैर कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं उनमें भी क्रिप्टो करेंसी का यूज काफी ज्यादा है, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग। अगर आप ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हो और ऐसे में देसी करेंसी जैसे कि रुपए में आप इसका ट्रांजैक्शन करें, तो आपकी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन यदि इसका ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी में किया जाएगा तो ऐसे में इसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये अनरेगुलेटेड करेंसी है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो कि हाईली सिक्योर होती है, जिसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। तो ड्रग ट्रैफिकिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग जैसी प्रॉब्लम्स इससे बढ़ रही हैं। ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज लेजिस्लेशन का वायलेशन करता है, यहां टैक्स की चोरी भी की जाती है ना। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद क्रिप्टो को हम रेगुलेट क्यों नहीं कर सकते? क्रिप्टो को रेगुलेट इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बॉर्डरलेस है। जैसे हमारा रुपया केवल इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही काम करेगा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी तो इंटरनेशनल है ना, इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर इसके लिए कोई कानून बनाना है तो आपको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की आवश्यकता होगी। कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री अपने देश में इसको रेगुलेट करने के लिए कानून नहीं बना सकती। अगली बात आती है, ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल होने का मतलब है कब इसका प्राइस करोड़ में पहुंच जाए पता नहीं लगेगा, और कब इसका प्राइस विद इन सेकंड जीरो हो जाए आपको पता नहीं लगेगा, इतनी ज्यादा वोलेटाइल होती है। ओके, तो रिस्क बहुत ज्यादा है इस प्रकार की करेंसी से, इसीलिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट बात करें मेजर्स की, चूंकि इतने ज्यादा खतरे हैं इसके, तो इसके लिए हमारे देश में क्या क्या प्रयास किए गए हैं। एक तो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स लगाने का डिसीजन लिया है। जैसे क्रिप्टो करेंसी अगर आप ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो आपको 30% का यहां टैक्स इस पर देना पड़ेगा, और हर ट्रांजैक्शन में आपको 1% का TDS भी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो यह भी डिसीजन लिया गया है, अभी इंपोज नहीं हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद जुलाई 2022 में आप जानते हैं RBI ने भी एक रिकमेंडेशन दी थी इसको बैन करने के लिए, क्योंकि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के जो मेजर्स हैं उसको ये फेल करने का काम करती है। ठीक है, चलिए ये हो गया क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अब देखिए हमने कंटेक्स्ट जब देखा था तो वहां बात हुई थी क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। ठीक है, अब ऑनलाइन गेमिंग क्या है इसको आप समझने की कोशिश करिए। देखिए ऑनलाइन गेमिंग से आप सभी परिचित हैं, आपके फोन में भी बहुत सारे गेम होंगे। तो ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर प्रिलिम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूसरा होता है ई स्पोर्ट। अब ई स्पोर्ट को रेगुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के द्वारा, और इसका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट, ये इसको रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, अब अंतर समझिए कि ऑनलाइन गेमिंग और ई स्पोर्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए ऑनलाइन गेमिंग कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप मैचिंग वाला गेम खेलते होंगे, कुछ कैंडी आती हैं, उन कैंडी को मैच करेंगे आप, तो ये ऑनलाइन गेमिंग का एक एग्जाम्पल हो गया। लेकिन जब हम ई स्पोर्ट की बात करते हैं तो ई स्पोर्ट में एक प्रकार का कंपटीशन होता है। ठंड की वजह से मैं थोड़ा सा राइटिंग ज़्यादा साफ नहीं लिख रहा हूँ, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। सो ई स्पोर्ट जो है यहाँ पर कंपटीशन पर बेस्ड होता है। तो कंपटीशन में क्या होता है, दो लोग खेल रहे होंगे या फिर दो टीम्स खेल रही होंगी, टीम 1 और टीम 2। इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। कंपटीशन में कोई एक टीम विन करेगी, कोई एक टीम लूज करेगी। ठीक है, तो इस तरीके के जो कंपटीशन हो रहे होते हैं ऑनलाइन, उसको हम ई स्पोर्ट के अंतर्गत रखते हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हैं। देखिए ये भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिसीजंस की कुछ बात करें तो गेम ऑफ स्किल्स को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी के अंतर्गत एक लीगल एस्पेक्ट बताया है। मतलब अगर आप गेम ऑफ स्किल जैसे कारोबार कर रहे हैं तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। अब गेम ऑफ स्किल एक न्यू टर्म आ गया। गेम ऑफ स्किल का मतलब है जहां पर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए किसी गेम को जीत सकते हैं, वो है गेम ऑफ स्किल, जहां पर आपको स्पेशल टाइप की स्किल चाहिए। ओके, और दूसरा होता है गेम ऑफ लक या फिर गेम ऑफ चांस। अब गेम ऑफ चांस का मतलब क्या है, जैसे कि आपने कहीं पर
गैम्बलिंग की, कि कोई भी एक टीम विन होगी या फिर ये लूज होगी, एक प्रकार से आप तुक्का लगा रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजों को हम कहेंगे गेम ऑफ चांस, जहां कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस में बहुत ज्यादा अंतर है। अब देखिए आगे इश्यूज क्या है इसको लेकर। इश्यूज एक तो ये है कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते क्लियरली कि कौन सा गेम ऑफ चांस है और कौन सा गेम ऑफ स्किल है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए क्रिकेट का, बहुत सारे लोग आईपीएल को खेलने का काम करते हैं घर पे बैठकर। अब उसमें क्रिकेट में बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि ये गेम ऑफ चांस है, कि कोई भी टीम, आपने मान लीजिए किसी एक टीम पर बैट लगाई कि ये टीम जीतने वाली है, अगर वो टीम जीत गई तो आप जीत जाएंगे, अगर वो टीम हार गई तो आप हार जाएंगे। तो एक तो ये आप कह सकते हैं कि गेम ऑफ चांस है, कि कोई भी इसमें जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, कुछ नहीं पता। और दूसरे कहेंगे कि ये गेम ऑफ स्किल है। कैसे? क्योंकि मुझे पूरा पता है कि कौन सा प्लेयर किस तरीके से खेलता है, वो बॉलिंग अटैक किस तरीके से करता है, इसके लिए भी एक स्किल रिक्वायर्ड है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आप यहां पर डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा गेम ऑफ स्किल है, कौन सा गेम ऑफ चांस है, दोनों आपस में ओवरलैप भी करते हैं। तो एक तो इशू आ गया ये। दूसरा, गेमिंग का एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई जगह तो ऐसा भी देखा जाता है कि गेम की वजह से लोगों ने अपने घर के लाखों रुपए उड़ा दिए हैं, तो फाइनेंशियल लॉस होगा। उसके अलावा एडिक्शन इतना ज़्यादा होता है, कुछ बच्चों की तो ऐसी रिपोर्ट्स भी देखने को मिली हैं कि पेरेंट्स ने गेम खेलने के लिए मना किया, मोबाइल छीना, तो उन्होंने घर में ही क्राइम कर दिया, उनके ऊपर हमला कर दिया। तो इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर हो रही हैं। तो आप लोग इस चीज़ से भी अवेयर रहिएगा। एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट, आपके घर में अगर छोटे बच्चे हों तो उन्हें अपने मोबाइल या डिवाइसेस से दूर रखिएगा, क्योंकि इसका एडिक्शन बहुत खतरनाक होता है। फ्यूचर में ये एडिक्शन जब बढ़ जाता है तो उनके सोचने समझने की क्षमता भी इससे कम होती है। ठीक है, तो ये हमारा अगला रिस्क हो गया। तीसरा है यहाँ पर साइबर क्राइम्स भी हो सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से बहुत सारे साइबर ठग आपसे पैसा भी लूट सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ इश्यूज ऑनलाइन गेमिंग से आते हैं। ये टॉपिक आपका यहाँ हो जाता है कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, वासेनार अरेंजमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी 26वीं एनुअल प्लेनरी हुई है वासेनार अरेंजमेंट की, और इसमें आयरलैंड के द्वारा भारत को वासेनार अरेंजमेंट की चेयरमैनशिप प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2023 से भारत के द्वारा वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता की जाएगी। इससे पहले 2022 में इसकी अध्यक्षता की थी आयरलैंड ने। ठीक है, तो ये हो गई एक तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद 2-3 चीजें आपको और ध्यान रखनी है कि इसे इस्टेब्लिश किया गया था औपचारिक रूप से 1996 में। 42 इसमें मेंबर होते हैं। भारत ने 2017 में इसकी मेंबरशिप हासिल की थी, और ये एक प्रकार की वॉलेंट्री एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। वॉलेंट्री का मतलब है यहां कुछ भी बाइंडिंग नहीं है, आपको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। और सेक्रेटरिएट की बात करें तो इसका सेक्रेटरिएट वियना ऑस्ट्रिया में है। ओके, अब यहाँ अगर डोमिनेंस की बात करें कि वासेनार अरेंजमेंट में जो कंट्रीज शामिल हैं उसमें डोमिनेंस किसका है? डोमिनेंस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा यूरोपियन कंट्रीज का, ठीक है, और अमेरिका का। तो ये इसका एक अदर एस्पेक्ट है जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में। इसमें आपको डिफरेंशिएट करना था ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वासेनार अरेंजमेंट को। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं कि ये जो ग्रुप होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हो गया या फिर वासेनार अरेंजमेंट हो गया, इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात की जाती है जो वर्ल्ड में किसी तरीके का थ्रेट उत्पन्न कर सकती हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज छोटी कंट्रीज के पास तो होगी नहीं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, उनमें तो ये जो व्यवस्था है वो तो होगी नहीं। तो ऐसे स्टेटमेंट्स के माध्यम से भी ना आप ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, स्टेटमेंट लिखा है इसमें एशियन, अफ्रीकन, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज का डोमिनेंस है, जबकि वासेनार अरेंजमेंट में किसका डोमिनेंस है? यूरोपियन यूनियन, अमेरिकन कंट्रीज का। फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एक प्रकार का इनफॉर्मल अरेंजमेंट है जो कि केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन के प्रसार को रोकने का काम करता है। लेकिन दूसरी तरफ वासेनार अरेंजमेंट एक फॉर्मल ग्रुप है जो ओईसीडी के अधीन आता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा हमारे डिस्कशन के दौरान। चलिए ऑब्जेक्टिव्स पर आते हैं कि आखिर वासेनार अरेंजमेंट हमने बनाया क्यों है। देखिए
वासेनार अरेंजमेंट बेसिकली कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का काम करता है, और ये इंफॉर्मेशन किस बारे में है? एक तो कन्वेंशनल वेपन के बारे में, और दूसरा ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में। देखिए, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसको आप ड्यूअल तरीके से यूज कर सकते हैं। ड्यूअल तरीके से यूज करने का मतलब है एक उसका मिलिट्री एस्पेक्ट हो सकता है और एक उसका सिविलियन एस्पेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज में कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे? यूएवी आ सकता है, इसमें आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स आ सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर से आप इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर के माध्यम से ही आप बॉम्ब भी बना सकते हैं। तो दोनों तरीके से इसका यूज किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर कोई क्वेश्चन आपसे बनता है कि वासेनार अरेंजमेंट केवल कन्वेंशनल वेपन्स के लिए बनाया गया है, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो इस टर्म को हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके मन में ये आ जाना चाहिए कि ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी किस प्रकार से होती है। जैसे मिसाइल एक टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है। तो मिसाइल को दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं, एक तो सिविलियन पर्पस से, यानी आप अपने सैटेलाइट को छोड़ने के लिए इनका यूज कर सकते हैं, और दूसरा इससे दूसरे देश में तबाही मचाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसी सभी चीजें जो आपको लगता हो कि ये ड्यूअल यूज की जा सकती हैं, तो वो सभी वासेनार अरेंजमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके बाद ये होता कैसे है, यहां पर हर 6 महीने में जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वो डिटेल में लिस्ट पब्लिश करती हैं अपने केमिकल्स की, उसके बाद अपनी टेक्नोलॉजीज की कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी ड्यूअल यूज के लिए हो सकती है, किस प्रकार से आपने उसको बनाया है, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, इन सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है। और ये सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि मिलिट्री सिग्निफिकेंस के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वासेनार अरेंजमेंट प्लेनरी के बारे में, ये क्या है बेसिकली? तो ये इनकी एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जितने भी कुछ डिसीजंस आपको यहां पर लेने होते हैं वो इसी बॉडी के अंतर्गत लिए जाते हैं। इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स मेंबर हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं, और ये हर साल में एक बार मिलने का काम करती है। यूजुअली ये दिसंबर में मिलते हैं, लेकिन ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है कि दिसंबर में ही मिलेंगे, ये किसी और समय भी मिल सकते हैं। उसके बाद इसका जो रोटेशन है वो एनुअल बेसिस पर होता है। जैसे अभी भारत को इसकी चेयरमैनशिप मिली है, भारत के बाद किसी और को चेयरमैनशिप मिलेगी, तो इससे पहले आयरलैंड को थी। तो इस तरीके से ये रोटेशन चलता रहता है। उसके बाद यहाँ जितने भी डिसीजन हैं वो कंसेंसस से लिए जाते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर डिसीजन बाइंडिंग नहीं होते किसी के ऊपर, जो आम सहमति है उसी से डिसीजन लिए जाते हैं। अगर कोई भी एक कंट्री यहाँ पर सहमति नहीं देता है तो डिसीजन नहीं लिए जा सकते। इस प्रकार का ये एक अरेंजमेंट है, और ये इसके लिए नुकसानदायक भी हो जाता है, क्योंकि 42 मेंबर्स सभी एक ही मुद्दे पर एक जैसा ओपिनियन रखें, ये थोड़ा चैलेंजिंग है। ओके, तो ये इसकी प्रोडक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है। उसके बाद भारत के लिए बेनिफिट्स की बात करें, भारत को इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, जो वासेनार अरेंजमेंट के अंतर्गत आने वाली कंट्रीज हैं उनके पास ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी है, जिसका प्रयोग आप सिविलियन और मिलिट्री दोनों ही पर्पस से कर सकते हैं। और भारत को भी अपनी ग्रोथ के लिए और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए, और वेस्टर्न कंट्रीज के पास ऐसी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है। जैसे अमेरिका हो गया, उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस हो गए, इनसे हम ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं। तो ऐसे में वासेनार अरेंजमेंट के अंतर्गत हमारी मेंबरशिप हमें सेंसिटिव गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज को प्राप्त करने में सहायता कर सकती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। उसके बाद ये हमारे एंटी टेररिज्म एफर्ट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत हमेशा इंटरनेशनल फोरम्स पे कोशिश करता है कि टेररिज्म का प्रसार नहीं होना चाहिए, भारत खुद इससे प्रभावित रहा है लंबे समय से। तो ऐसे में अगर हम वासेनार अरेंजमेंट के माध्यम से ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी के प्रोलिफरेशन को प्रतिबंधित करने में एक प्रकार से स्टेप लेते हैं, तो ऐसे में टेररिज्म पर भी आप काफी हद तक नकेल कस सकते हैं, आप उस पर रोक लगा सकते हैं। तीसरी चीज यहां पर इंपॉर्टेंस क्या है, स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन यहां होता है। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब क्या है, इन टेक्नोलॉजीज को जनता के हित में प्रयोग करना। और जब जनता के हित में प्रयोग करने की बात आती है तो इसका सिविलियन एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इंडिया के लिए बेनिफिट। उसके बाद कुछ अदर कंट्रोल रिजीम्स की बात करें जो न्यूक्लियर मटेरियल या फिर अदर टाइप की टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल करने का काम करती हैं। इसमें एक है जेंगर कमेटी 1971।
ये कुछ न्यूक्लियर रिलेटेड मटेरियल की लिस्ट बनाती है और उनके प्रसार को प्रतिबंधित करने का काम करती है। भारत इसका मेंबर नहीं है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रीलिम्स में सीधे सीधे फैक्ट के रूप में क्वेश्चंस बन सकते हैं। दूसरा, एनएसजी की बात करें तो इसको 1975 में स्थापित किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकना। नाभिकीय जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है उसके प्रसार को रोकने के लिए ही एनएसजी ग्रुप 1975 में बनाया गया था और भारत इसका मेंबर नहीं है, लेकिन हम इसकी मेंबरशिप प्राप्त करना चाहते हैं और अमेरिका भी हमारी इस दावेदारी में सपोर्ट करता है। एनएसजी की मेंबरशिप हमें क्यों चाहिए, अगर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं तो एनएसजी की मेंबरशिप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करने के लिए। आपको पता है ये वेस्टर्न कंट्रीज इतनी ज्यादा रिच क्यों हैं? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करती हैं, टेक्नोलॉजी को सप्लाई करती हैं। जैसे इंडिया के भी बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर वेस्टर्न कंट्रीज से आते हैं, ठीक है। ऐसे में हम क्या चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि फ्यूचर में पीसफुल पर्पस से हम अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को दूसरी कंट्री में भी प्रोवाइड कराएं। वहां पर जैसे बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश में भी हम न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित कर सकें, अदर कंट्रीज में भी हम न्यूक्लियर रिएक्टर को स्थापित कर सकें, इससे हमें भी तो पैसा प्राप्त होगा। तो इसीलिए एनएसजी की मेंबरशिप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन चाइना यहां पर एक बाधक बना हुआ है। अगली बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है जिसको 1985 में स्थापित किया गया था। यह केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन के प्रसार को रोकने के लिए, उसके डेवलपमेंट को रोकने के लिए एक प्रकार का ग्रुप है और भारत इसका एक मेंबर है। और भारत ने तो अपनी फॉरेन पॉलिसी में ही साफ साफ लिखा हुआ है कि हम केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं बनाएंगे और इन केस किसी अदर कंट्री ने हमारे ऊपर केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन्स को यूज किया तो उसके बदले में हम न्यूक्लियर वेपन्स के माध्यम से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इसीलिए भारत इसमें शामिल है क्योंकि हम इन वेपन्स को कभी नहीं बनाने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR 1987 में ये बनी थी और इसका यूज होता है मिसाइल के प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए या फिर UAV के प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए, और भारत इसका एक मेंबर है। तो ये इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस के साथ देख लीजिएगा। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर वासेनार अरेंजमेंट और कुछ अदर कंट्रोल रिजीम्स। चलिए यहाँ टॉपिक हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंड होते हैं इस वीक के। मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक्स के साथ। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको कुछ सजेशन देने हो इस लेक्चर के बारे में वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और कोई भी प्रीवियस लेक्चर की इंफॉर्मेशन जो मुझसे छूट गई हो या कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक चल रहा हो जो न्यूज़ में मुझसे छूट गया हो तो आप उसका भी नाम मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपकी उन क्वेरीज को डिस्कस कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।